चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 15 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। पुरानी भारतीय दंड संहिता में 268 में जो कॉन्सेप्ट था पब्लिक न्यूसेंस का, वो भारतीय न्याय संहिता में 270 में आ गया है। तो 270 BNS भारतीय न्याय संहिता का पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप भी इसे हिंदी में कहते हैं। पब्लिक न्यूसेंस ही कहते हैं वैसे, लेकिन लोक उपताप शुद्ध हिंदी शब्द है। तो कभी कभी लोक उपताप के नाम से भी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों। अंग्रेजी में तो एक ही है न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, उसमें कोई दूसरी बात नहीं। तो अनुराग बाबू पढ़ दीजिए 270 को। 270 Public nuisance. A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right, but a common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or annoyance. ठीक, 270 पढ़ दिया। इस 270 को अगर कंक्लूड करूं या सीमित शब्दों में कहूं तो ये कहेंगे कि ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग, एनी एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जो जनसामान्य के लिए संकटापन्न हो, which is in danger for people in general, ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जो जनसामान्य के लिए संकटापन्न हो, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज इन डेंजर फॉर पीपल इन जनरल, या आसपास के लोगों को क्षति, शोक, बाधा, संकट कारित करता हो, और इट कॉजेज इंजरी, इनकन्वीनियंस, annoyance or in danger to people surrounding. ये न्यूसेंस की परिभाषा दी है। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जिससे या तो जनसामान्य का जीवन संकट में पड़ जाए या फिर आसपास के रहने वाले लोगों को कोई क्षति हो, कोई असुविधा हो, कोई बाधा कारित हो, कोई संकट पैदा हो जाए, तो हम उसे पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, लोक उपताप कहते हैं। अब न्यूसेंस तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो न्यूसेंस तो कई तरीके का है, कई काम पब्लिक न्यूसेंस में आ सकते हैं। हम अपने आसपास ही देख लें तो कई तरीके का न्यूसेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी जैसे हम इस क्लासरूम से नीचे उतर के देखें तो किसी के मकान का पड़ोसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गिट्टी भी कभी डला दी है, कभी रेती भी डला दी है, सामने के सामने कभी 10 गाड़ियां भी खड़ी हो गई है।
तो भाई उस जगह पे आसपास में रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है, क्षति हो सकती, क्षति तो नहीं हो लेकिन असुविधा हो रही है, और कभी उस रेत से कोई स्लिप हो जाए तो क्षति भी हो सकती है। तो ये भी न्यूसेंस का पार्ट है। क्षति हो, शोभ हो, बाधा हो, आने जाने में अगर बाधा भी हो रही है, इधर उधर से भी निकलना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से न्यूसेंस है। न्यूसेंस को सिर्फ वॉइस न्यूसेंस तक ही सीमित नहीं रखना है। पहले हम सोचते थे शोर शराबा हो रहा है वो न्यूसेंस है। नवरात्रि में मैंने बताया था कि आपको जस्ट घर के मेरे बाहर ही पहले कुछ सालों पहले माता जी की स्थापना हो जाती थी और गरबे नाचने लगते थे। 10 बजे तक का टाइम गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अंदरूनी कॉलोनी है तो 11 बजे 12 बजे तक चलता रहता था कार्यक्रम, नाच गाने। एक तरीके का न्यूसेंस है कि नहीं है? असुविधा हो रही है, बाधा हो रही है, शोभ हो रहा है, परेशान हो रहे, तंग हो रहे, नींद नहीं निकाल सक रहे, न्यूसेंस है। आपका मकान जिस गली में है, 30 ही फीट की रोड है, एक तरफ कोई बस खरीद के लाया, बस पार्क कर देता है, दूसरी तरफ सामने वाला अपनी कार पार्क कर देता है। 30 फीट की सड़क में 12-13 फीट की तो बस में 7-8 फीट की कार। अब लोगों के आने जाने के लिए जगह कितनी बची? 8-10 फीट। न्यूसेंस है कि नहीं है? न्यूसेंस है। बाधा हो रही है तो ये तो बाधा की बात हो गई। कभी कभी लोगों को क्षति भी होती है, ऐसे कोई कार्य या कार्य लोग जिससे इंजरी हो जाए, क्षति हो जाए, तो भी न्यूसेंस होता है। मानव जीवन संकटापन्न हो जाए तब भी न्यूसेंस होता है। ओल्ड सिटी में पुराने पुराने मकान बने होते हैं, इसीलिए उसे पुरानी शहर कहा जाता है। अभी जो हमारा शहर बसा वो तो नई सिटी में बस गया, ये हिरन मंगरी, प्रताप नगर, ये गोवर्धन विलास, ये सारे तो नया शहर बसा है। पुराना शहर क्या था? तो पुराने उदयपुर शहर की बात करें तो जगदीश टेम्पल, गनगौर घाट, पटियानी चौटा, राव जी का हाटा, दीज आर द ओल्ड सिटीज। जो चार कोट बनी होती थी उसके अंदर अंदर का शहर होता था, चांदपोल और ये सारी चीजें। अब वहाँ पे पुराना शहर है तो पुराने मकान है। पुराने मकान आपने देखे हो, बड़े महलों की तरह गोखड़े वाले मकान होते थे, अब तो कम है। अब कोई गोखड़े वाला मकान है, बहुत पुराना है, ऐसी हालत हो रही है कि आज गिरे कि कल गिरे, और अगर वो गिर जाए तो लोगों को क्षति पहुंच सकती है, आसपास रहने वाले लोगों को क्षति हो सकती है, उनका जीवन संकटापन्न हो सकता है। तो ये पब्लिक न्यूसेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। और आगे बात करें, शहर में जंगली जानवर घुस आते हैं कि नहीं? आते हैं। अभी उदयपुर में ज्यादा ही दिख रहे हैं, तेंदुआ शहरों में घुस रहा। जन सामान्य के लिए खतरा है कि नहीं है? न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है। और बात करें, अपनी शहर तो झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है, कई जिले। शहर में ही देख लो तो फतेह सागर झील, दूध तलाई भी है, लेकिन सुबह सुबह दूध तलाई पे धोबी चले जाते हैं और देख कपड़े धोना स्टार्ट कर देते हैं। कपड़े धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, सर्फ लगा रहे हैं, वही पानी। वही आपने देखा हो दूध तलाई के जस्ट पास में वाटर वर्क्स का पूरा ऑफिस है,
पूरा सेटलमेंट है, वहीं से पानी भी शहर में सप्लाई होता है? क्या ये धोबी कपड़े धो के वाटर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं? क्या ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं है? ये भी पब्लिक न्यूसेंस। तो सुबह सुबह कुछ लोग नहाने भी जाते हैं, डुबकियां लगा रखे, कौन देख रहा है? शैम्पू कर लो, पूरा ही शैम्पू लगा के कूद गए, न्यूसेंस है। वो पानी पीने में भी तो आ रहा है, वाटर सप्लाई में भी तो आ रहा है। जनसामान्य का जीवन संकटापन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस की संकल्पना बड़ी वृहद है, बड़ी विस्तृत है। भले ही हम कहते हैं, 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया डेफिनेशन को तो मैंने, कि एनी एक्ट और ओमिशन, कोई कार्य या लोग जिससे कि जनसामान्य का जीवन खतरे में पड़ जाए, जिससे जनता को क्षति, शोभ, बाधा, संकट कारित हो जाए। एनी एक्ट और ओमिशन विच कॉजेज ह्यूमन लाइफ इन डेंजर, इन डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, and which causes annoyance, injury, inconvenience to the people in general or people surrounding. तो ये सब चीजें जो मैंने उदाहरण दिया आपको, ये सब कहीं न कहीं जनता को नुकसान पहुंचा रहे, कहीं न कहीं जनता के लिए संकटापन्न भी है, तो पब्लिक न्यूसेंस है। इसी तरह अभी हमने जल प्रदूषण किया, कोई एयर पोल्यूशन करे तो गाड़ी से भी बहुत हो सकता है। कई बारी है, एक किस्सा याद आ गया गाड़ी से, बहुत बरसों पहले की बात। बरसों पहले का मतलब हो गया 98 के करीब की बात है, 1998 की, जब मैं 12th क्लास में पढ़ा था। कार चलाने का बहुत ऐसे क्रेज होता था, तो उस समय 98 में तो शायद 18-19 साल की उम्र रही होगी मेरी। एक मारुति 800 ले आया मैं, पुरानी 80s के मॉडल की, ठीक। खराब ही थी गाड़ी, इतनी सस्ती मिल गई, 50-51 हज़ार रुपये में उस समय मिली थी। एक दिन दिल्ली गेट पे जो मेन चौराहा है, यहाँ मैं गाड़ी अपने आप बंद हो गई और मैं उसे स्टार्ट कर रहा था, तो स्टार्ट हो रही थी पर आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मैं एक्सीलेटर पे पाँव मारे जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर लेकिन दे रहा था, लेकिन गाड़ी भुर भुर कर रही थी, लेकिन आगे नहीं चल रही थी। मैंने 10 मिनट तक ऐसा किया। एक इंसान मेरे पास आया, उसने गाड़ी का शीशा बजा, शीशा बंद था, सर्दी का समय, कि भाई साहब हाँ कि उतरो, क्या हुआ, कि पीछे देखो। मैंने उतर के पीछे देखा तो ऐसा लगा कि दिल्ली गेट पे कोई बम फूटा हुआ हो, इतना धुआं निकल चुका था गाड़ी में से, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पब्लिक न्यूसेंस है कि नहीं? जो आपने कहा तो गाड़ी से भी हो गया, याद आ गया है भाई, मैंने ऐसी खटारा गाड़ी रखी हुई थी है कि, लेकिन उस समय हम बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, कार चलाने का शौक था, तो 12th क्लास में पढ़ते थे तभी खरीद लाए, और वो भी 2 दोस्तों ने आधे आधे पैसे इकट्ठे करके, 25 तू दे 25 मैं देता हूँ, दोनों चलाएंगे। उसी से हम सीखे गाड़ी चलाना है। तो 98 की बात, लेकिन उस समय भी वो एयर पोल्यूशन तो हो गया, और एयर पोल्यूशन छोड़ो, आने जाने वाला थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक ही बंद हो गया, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बाधा पैदा हुई कि नहीं हुई? तो ट्रैफिक में बाधा पैदा हुई, और कुछ लोगों को दमे की बीमारी हो, कुछ हो, तो और भी उस धुएं से परेशानी हो ही सकती है, तो जन सामान्य के लिए संकटापन्न हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। और मान लो अपनी ये रिहायशी कॉलोनी है, यहाँ लोग रहने का काम करते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसी कोई फैक्ट्री लगा दे जिसके ऊपर चिमनी लगा दे और धुआं निकलता रहे दिन भर, है, तो आसपास के लोगों के लिए दिक्कत होगी कि नहीं होगी? पब्लिक न्यूसेंस होगा। ये कोई कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ी ना, इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है ऐसी चिमनियां बच्चों, वहां पे आप कर सकते हो ऐसा कोई व्यापार, लेकिन आप किसी रिहायशी कॉलोनी में ऐसी कोई फैक्ट्री थोड़ी डाल सकते हो। हमारे यहाँ पहले कुछ ही दूरी पे पेस्टिसाइड फैक्ट्री हुआ करती,
अभी भी है, लेकिन अभी यहाँ प्रोडक्शन बंद कर दिया है, सिर्फ वो ऑपरेशन और पैकिंग वगैरह का दूसरे छोटे काम होते हैं, कम कर दिया बहुत। कारण जब पेस्टिसाइड बहुत चला करती थी और यहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरेशन होता था, तभी हिरन मंगरी सेक्टर 3 में आप रह नहीं सकते थे। कारण कि एक अजीब सी स्मेल इस पूरे 3-4 किलोमीटर के एरिया में रहती थी। मेरी बुआ का मकान, पहले हम तो यहाँ 2015 में आके रहने लगे, मेरी बुआ का मकान पास ही में था सेक्टर 3 में। मैं कभी छुट्टियों में आता था तो 2 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकता नहीं था। कहते थे क्यों नहीं रुकते, मैंने कहा मुझे बड़ी बदबू लगती है, बहुत गंदा लगता है, यहाँ सर्वाइव नहीं किया जा सकता। उससे कई लोग बीमार भी होते हैं, स्वास्थ्य पे बहुत गलत प्रभाव भी पड़ता था। दैट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। ये भी कहीं ना कहीं हवाओं में जो वो दवाइयों की बदबू और ये जो स्प्रेड हो रहा है, जो कि घातक है, तो जन सामान्य के लिए घातक बनता है, ये भी पब्लिक न्यूसेंस का भाग। और बताऊं तो भाई, अपने घर में चूहा मर गया, अपने उठा पड़ोसी के घर में फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया, क्या करता आदमी, इधर उधर टोरे ही तो लगाता है। जीवन में प्रकृति क्या है मनुष्य की, अपने पे आई दूसरे पे डाली, इधर खिसकाया। नकली नोट कहीं आप पे आया तो सबसे पहले काम किसको पकड़ाऊं, और काम ही। लेकिन कोई चूहा मर गया, कोई जंगली जानवर मर गया, आपने पड़ोसी के घर में फेंक दिया, न्यूसेंस है। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो कीड़े लगेंगे, बदबू होगी, बीमारियां फैल सकती है कि नहीं, ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। न्यूसेंस। हम लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग किससे उड़ाना चाहिए, मांझे से। लेकिन हम छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में हम लोग कभी कभी वो तांबे का इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, उसको पूरा छील के और तांबे के तार से पतंग उड़ाते थे। बहुत अमीर थे सर। अमीर नहीं, नटोरियस थे कि हमारी पतंग कटनी नहीं चाहिए। तो आगे वो बिजली के तांबे का जो पतला वाला तार आता था उसको बांध देते थे, और उसके बाद जो नॉर्मल मांझा है वो लगाते थे। उससे क्या होता था कि जो पेड़ लड़ाते थे तो आगे आगे से लड़ता था, तो सामने वाला कितना ही कर ले उसकी पतंग कटती थी, अपनी तो कटती नहीं। लेकिन ये पतंग उड़ाना या काटने तक के लिए तांबे का तार ठीक है, लेकिन अगर गलती से ऐसी तांबे की तार से पतंग उड़ा रहे हो, सामने वाली छत पे भी कोई पतंग उड़ा रहे हो, तांबे की तार किसी के गले पे लग जाए, जन सामान्य के लिए संकटापन्न हो सकता है, ह्यूमन लाइफ इन डेंजर में आ सकती है। ये भी न्यूसेंस है। तो न्यूसेंस पे मैं कितना भी बोलूं कम है। इतने सारे मैंने उदाहरण दिए, 25-50 और भी दे सकता हूं। पब्लिक न्यूसेंस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जड़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जो जन सामान्य के लिए संकटापन्न हो, जिससे ह्यूमन लाइफ इन डेंजर में पड़ जाए, जिससे जनता को क्षति हो, शोभ हो, बाधा हो, इनकन्वीनियंस हो, इंजरी हो, अनोयंस हो, सब पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। अब आपको यह तय करना है कि कौन से काम से तो इनकन्वीनियंस हो रही है, किसके काम से कोई बाधा पैदा हो रही है लोगों को, किसके काम से असुविधा हो रही है, शोभ हो रहा है। शोभ का मतलब होता है एक तरीके से तंग हो जाना। वो जो गरबे वाले करते थे ना 12-12 बजे तक, आधी है रात, चंद्रमा आधा, पता नहीं, आधा है चंद्रमा रात है। हाँ जो भी है, रहने जाए मुलाकात। लेकिन उससे भी क्या होता था, अरे पता नहीं उनकी रात आधी है भैया, अपने तो सोना है, सुबह जाके काम करना, पढ़ाना बच्चों को है, 7:30 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। तो ऐसे में ये पब्लिक न्यूसेंस है। शोभ हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, अनोयंस हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो जाता है कई बार, अरे बंद करा हो यार, कान में कुछ डाल के सोना पड़ता। अब नहीं होता, अब गार्डन में करते हैं गरबा, इन सब का बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ, और आप ऐसे मामलों में क्या करते हो
कि ये जो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है ये इसको धार्मिक चोला पहनाया जाता है, और ये धार्मिक चोले के कारण लोग करते रहते हैं कि भाई माता जी का त्योहार है, माता जी के भी विरुद्ध बोल रहा है। अरे हम माता जी के विरुद्ध, इसकी लास्ट वाली लाइन पढ़ो, 2 लाइन में क्या लिखा है आखिर लाइन में देखो, कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उसे कोई कुछ सुविधा या भलाई कारित होती। समझ रहे हो? जो मैंने अभी कहा वो यही कहना चाह रहा है। क्या भलाई कारित हो रही है? अरे भगवान का काम हो रहा, धर्म का काम हो रहा, इस आधार पे माफी योग्य नहीं हो जाएगा न्यूसेंस। न्यूसेंस तो न्यूसेंस है और न्यूसेंस रहेगा। तो इसलिए कि भाई कोई पब्लिक राइट है, कॉमन न्यूसेंस, तो वो कोई कॉमन न्यूसेंस ऐसा है तो वो नॉट एक्सक्यूज्ड रहेगा। ठीक है, न्यूसेंस न्यूसेंस ही होगा। भगवान के नाम पे भी 12 बजे तक नहीं बजाओगे तो आजकल तो पुलिस वाले आते बंद कराते, और आजकल तो पड़ोसी लोग शिकायत भी करते, फोन कर देते कि साहब यहाँ तो वायलेशन हो रहा है। अब पुलिस का भी यही काम बचा है कि पोंपू बंद कराओ। यही है नवरात्रि में पुलिस का एक काम और बढ़ गया कि जगह जगह जाके बोंपू भी बंद कराओ। चोर बदमाश पकड़ने तो अलग बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, तो ये भी लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट हो गया है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस है। क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस एक तरीके के अपराध है, जो कि आपने यहाँ पे देखा, इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑफेंस, इसको पब्लिक न्यूसेंस कहा गया। तो समझ गए हो? तो कोई कार्य या कार्य लोप, तो न्यूसेंस कार्य से भी हो सकता है और कार्य लोप से भी हो सकता है, एक्ट से भी हो सकता है और ओमिशन से भी हो सकता है। अभी ओमिशन क्या है? तो ओमिशन का मैंने बताया आपको, कौन बताएगा? बताओ पराग ऐसी बाबू। चीज जो हम लीगली करने के लिए बाउंड है उस चीज को नहीं करना, omission होता है। तो पराग बाबू ने ठीक बात बताई। क्या कहा? कि जहां विधि किसी व्यक्ति पे कोई कार्य करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है, और अगर आप उस कार्य को नहीं करो तो उसे इलीगल ओमिशन कहते हैं, अवैध लोप कहा जाता है। When law imposes duty to do something, not doing the same thing is said to be omission, illegal omission. भाई आपको बिठा रखा है पतसागर के किनारे पे, गार्ड बना के सरकार ने दूध तलाई बिठा रखा है, गार्ड बना के। काम क्या है आपका? कि लोगों को वहां कपड़े धोने से रोकना, ड्यूटी है, इंपोज करिए लॉ ने। अब लोग तसल्ली से कपड़े धो रहे हैं, आप भी कह रहे हो कोई बात नहीं, दो मेरे भी धो दे भाई। तो नौकरी जो है वो नहीं कर रहे हो, इलीगल ओमिशन है ये। कपड़े उनको धोने दे रहे हो खाली इसलिए कि लालच में, या कोई और लालच है, या खुद के कपड़े भी वहीं धुलवा रहे हो, तो ये इलीगल ओमिशन हुआ कि नहीं हुआ? तो काम करके भी और काम नहीं करके भी, जो धोबी कपड़े धो रहा है साबुन से वो तो काम करके न्यूसेंस कर रहा है, और जो गार्ड उन्हें रोकने की ड्यूटी है नहीं रोक रहा है तो वो ओमिशन से न्यूसेंस कर रहा है। आई बात समझ में? कि कोई शंका, कोई डाउट किसी के मानस में? इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी? इफ यू इसको पॉइंट के सर वो भी पब्लिक सर्वेंट ही हुआ था। हाँ, पब्लिक सर्वेंट हो या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी को दे दिया हो काम, उससे क्या फर्क पड़ता है? ड्यूटी है ना आपकी, और लॉ ने ड्यूटी इंपोज करी है, तो हम कहते हैं कि भाई आप अगर नहीं करो। अब जैसे हमारी लॉ ड्यूटी इंपोज करता है ना, हमारी क्या ड्यूटी है कि जब हम सड़क पे गाड़ी चलाएं तो हमें वाहन कैसे चलाना चाहिए? सावधानी से चलाना चाहिए। अगर हम हवाई जहाज की तरह मोटरसाइकिल उड़ाएं, देखते हो आप कई बार ऐसे निकलती है गाड़ी, देखा भी नहीं और पता ही नहीं कहाँ गई, थोड़ी देर बाद आवाज आती है धड़ाम। न्यूसेंस है कि नहीं है?
अरे आप तो तूफान की तरह चला रहे हो भैया, लेकिन वहाँ आसपास जो लोग फतेह सागर पे घूम रहे हैं उनके बारे में भी जरा सोच लो। क्या उन लोगों का जीवन आपके तूफान की तरह बाइक चलाने से संकट में नहीं पड़ रहा है? आप तो पता नहीं टीन एज में हीरोगिर्दी। मेरा मानना है कि धीरे चलानी चाहिए यार। हीरोगिर्दी करनी है तो आराम से चश्मा वश्मा लगाओ, थोड़ी धीरे चलाओ और हॉर्न बजाते हुए निकलो, ताकि लोग देखें कि बाइक भी नहीं लाया है, आदमी भी हैंडसम है, चश्मा लगा रखा है, स्मार्ट, तो ऑब्जेक्ट तो पूरा हो। अब ऐसे तूफान की तरह उड़ोगे तो कहीं ना कहीं दुखी करोगे किसको? पीपल इन जनरल को, और टांगे टूट गई तो अपने माँ बाप को। टांगे टूट गई तो माता पिता को परेशान जरूर करो। न्यूसेंस है इस तरीके से हवाई जहाज की तरह बाइक चलाना, न्यूसेंस है कि नहीं? ये पब्लिक न्यूसेंस, मतलब आपका कोई भी ऐसा काम जो जनता के लिए, जन सामान्य के लिए संकटापन्न हो जाए, जिससे आसपास के रहने वालों का जीवन दुष्कर हो जाए, उन्हें असुविधा हो, क्षति हो, शोभ हो, बाधा कारित हो, तो हम क्या कहेंगे? पब्लिक न्यूसेंस। समझ गए हो? अगला सेक्शन पढ़ दो, 271। Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life. Whoever unlawfully or negligently does any act which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or a fine or a अभी बातों बातों में पढ़ा दिया है। देखो अपन तो पढ़ाते ऐसे ही है मजाक में, अभी पढ़ा दिया है 271। क्या कह रहा है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। अभी आपके घर में चूहा मरा और पड़ोसी की छत पे फेंका, तो क्या हो सकता है? कोई बीमारी फैल सकती है, जीवन के लिए संकटापन्न कोई डिजीज पड़ोसी के घर में पहुंच सकता है। प्लेग हो सकता है, हाँ, प्लेग हो सकता है। तो आपका कृत्य आएगा 271 में है, इसलिए चूहा नहीं फेंकना है, पड़ोसी के घर में कोई मरा हुआ जानवर नहीं डालना है। हम समझते तो ऐसे ही डाल दिया, लेकिन नहीं सब है, ऐसा नहीं करना है। पता नहीं पड़ोस में पंडित जी का घर है और इधर कोई क्षत्रिय हम जैसा क्षत्रिय है भाई, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन कोई क्षत्रिय है जो बहुत शौकीन है नॉन वेजिटेरियन, वो रोज हड्डियां खाए और पड़ोसी की छत पे फेंक दे, रात को छत पे पार्टी करे, पड़ोसी की छत पे डाल दे हड्डी, और पड़ोसी सुबह वो माला जपता हुआ हरिओम हरिओम करता करता, पंडित है वो, तो वो हमें 2 हड्डी देंगे और वही बीमार, उल्टी पुल्टी चालू, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, आपने 271 का अपराध। कितनी सजा मिलेगी वो भी पढ़ लो। 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना या दोनों। बात समझ आ गई है? तो 271 अब देखो 2 चीजें होती है, या तो रटो या समझो, तो समझने में समझ गए 271, और रटने के लिए तो आप सबके पास बेयर एक्ट है ही। सर जैसे इस मामले के अंदर मास्क हटाना भी इसमें आ जाता कोरोना के टाइम में? बिल्कुल आता। जो आपके दोस्त ने आपके साथ किया था वो भी इसी में आएगा। हाँ, मैं मुकदमा दर्ज कराऊं तो? दोस्त ने क्या किया था? अरे दोस्त को कोरोना पॉजिटिव था, हाँ। ठीक है, और उसने मुझे कहा कि यार मेरे को वहाँ पे छोड़ दो, मेरी बच्ची को वहाँ छोड़ना है, तो आप ड्राइवर तो कोई तैयार हो नहीं रहा है, तो आप चलो छोड़ दोगे क्या? तो मैंने कहा कि हाँ भाई मित्र हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूर छोड़ेंगे, मित्र की बेटी अपनी बेटी, छोटी बच्ची थी, तो मैं यहाँ से 70 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी में बिठा के अपने मित्र को, वो भी संक्रमण से ग्रसित था, और उसकी बच्ची को गांव छोड़ गया है। आपको पता था? हाँ, लेकिन अनुराग बाबू का ये कहना है कि अगर आपको पता नहीं होता
तो उसके ऊपर अगर हम मुकदमा कराना चाहते तो 271 में मुकदमा हो जाता कि भाई उसने जीवन के लिए संक्रमण, जीवन के लिए खतरनाक रोग कोरोना, कई नाम से ही मर गए। हाँ, सही है, नाम उसमें लग गया। कई लोग सिर्फ जितनी कोरोना में मौतें हुई उसमें से ज्यादातर मौतें खौफ से हुई है। खौफ हो गया। कई लोग ऐसे, मेरी बात होती थी, कई लोग ऐसे सोचते थे कि जैसे अब वो बचेंगे नहीं। सबको कहता था कि मस्त रहो रे, ज्यादा तनाव। फिर इस हमारा मित्र था, हम आराम से गए आए, नाश्ता भी हमने साथ किया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है। घर में भी होता है, पिताजी को हुआ, मैंने बताया आपको, मैं खुद बाहर जा रहे थे कि अस्पताल में भर्ती हो, तो मैंने कहा नहीं, घर ठीक है अपना, ऊपर कमरे में चले जाओ। वो लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत, उनको थोड़े दिन दूर रखेंगे। अरे यार, बच्चों को अगर हो जाए, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को हो जाए तो क्या माता पिता उनसे दूर रह सकते हैं? एक बात बताओ, कितना ही कुछ हो जाए, मैंने हमेशा कहा है, कहता रहा हूं कि दुनिया में अगर साक्षात दर्शन देने वाले कोई भगवान और ईश्वर है यहाँ, तो आपके माता और पिता हैं। कितने भी गंभीर रोग से, कितने भी संक्रमणकारी रोग से बच्चा गुजर रहा होगा, लेकिन माता या पिता उसे गले लगा के सिरहाने सुला देंगे। अभी फिलहाल की बात बताऊं मैं आपको, 3-4-5 दिन पहले ऐसे वो मेरी बिटिया कह रही थी कि वो माता जी निकलते ना, कि वो माता निकल रही है। तो मैंने कहा बेटा परेशान नहीं होना, आजा मेरे पास हो जा। क्यों? यही कोई गंभीर कोरोना जैसा रोग होगा तब भी हम गले लगा के सोएंगे अपनी बिटिया बच्चों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मरते हो तो आज मर जाए, बच्चों के लिए तो सब कुछ है। और इसी तरह जो भावना हमें बच्चों के लिए है, वो हमें अपने माता पिता के लिए भी रखनी चाहिए। उन्हें भी कुछ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने जन्म दिया उनके लिए जोखिम उठानी पड़े तो ऐसी जोखिम बनती है, उठानी चाहिए। जो नहीं उठाता है वो अपने कर्तव्य से विमुख होता, वो कर्तव्य विहीन व्यक्ति कहलाएगा। मात पिता की सेवा करके जो हर्षाता है, पुत्र धर्म की असली कीमत श्रवण कुमार चुकाता है। श्रवण कुमार को जानते हो अनुराग बाबू? नहीं जानते? क्या किया था श्रवण कुमार ने? इसलिए सुना हुआ था, उन्होंने क्या किया, वो अपने माता पिता के लिए वो पानी लेने गए थे, तो राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण सुनाया था। तो राजा दशरथ को क्या उस टाइम में थोड़ा शाप पड़ा था कि तुम भाई श्रवण कुमार वो थे जिनके माता पिता अंधे थे और उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का जब संकल्प लिया तो श्रवण कुमार इस देश का वो पुत्र था जिसने माता पिता के लिए एक जो होता है ना वो पालकी बनाई और पालकी को कंधे पे लगा के दोनों तरफ माता पिता को बिठा के 4 धाम की यात्रा के लिए निकला था। ठीक है। और जब फिर माता पिता को प्यास लगी तो वो पानी लेने जब गए, राजा दशरथ शिकार कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि कोई जानवर शेर पानी पी रहा है, तो शब्द भेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार को जा लगा, मृत्यु हो गई। तो जब पानी श्रवण कुमार के पास आवाज जैसी तीर लगा और पहुंचे दशरथ, तो श्रवण ने बताया कि तुमने जो किया वो तो चलो ठीक है, अब तो मेरी प्राण निकलने वाले, पर मेरे माता पिता प्यासे, उन तक पानी जरूर पहुंचा दो। जब वो पानी पहुंचाने गए ना श्रवण कुमार, तब माता पिता, अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। और यही कारण हुआ कि जब राम जी और लक्ष्मण वनवास को गए, पीछे से वो श्राप लगा और दशरथ की मृत्यु हो गई। अगर कोई इंसान गलती से कुछ कर देता है तो फिर श्राप लगता क्यों है? अब वो लग गया, देखो पुराने जन्मों में श्राप लगते थे लोगों, अरे देखिए आज भी श्राप लगता है, ठीक है। श्राप क्या है बेसिकली? आज हम श्राप कह रहे हैं जो कि हमने रामायण में देखा, ये देखा वो ऋषि मुनि ऐसे पानी डाल के ये करते थे, ये सब नौटंकी, ठीक। ये तो बताया गया पिक्चराइजेशन है। बेसिकली श्राप क्या है? दिल से निकली हुई बद्दुआ, हाय,
समझ गए? हाय लगती है बस। आज के टाइम में कोई किसी का बुरा करता है तो हाय लगती कि नहीं मन से, तो वो हाय श्राप है, आज भी है श्राप। बुरा करने के बाद ऐसी बात नहीं है कि आज श्राप नहीं है, लेकिन आज के युग में से श्राप नहीं कह के हाय कहते हैं, बद्दुआ कहते हैं। जब आप लोगों का बहुत बुरा करते हो तो कहीं ना कहीं उसके मन से जो दुखी हो के पीड़ा के, जब मन बहुत मानव का पीड़ित होता है, परेशान होता है, और जब वो उसके मुंह से कुछ निकलता है तब वो हाय लगती है और वो ख़त्म कर देती है। इसलिए इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति मन से आपको बद्दुआ दे। करना ही है तो कुछ अच्छा करो। सर जो लोग गलत फहमी में से बदुआ देते थे फिर वो क्यों स्वीकार? वो नहीं लगती है, आजकल नहीं लगती, कहीं नहीं, कभी नहीं लगती, पहले तो लगी थी ना सर। नहीं लगती। सर जो दर्शक थे उन्होंने तो गलत फहमी में बाढ़ चला नहीं, गलत फहमी में बाण उन्होंने जरूर चलाया हो, लेकिन ऐसा गलत फहमी उनको नहीं करना चाहिए था। गलत फहमी तो गलती थी। गलती तो गलत है ना उनका। पहले सुनिश्चित तो कर लें कि आप किस पे बाण चला रहे हो। भाई आप मर्डर करोगे, आप कानून के विद्यार्थी हो के ऐसी बात नहीं कर सकते। कानून ही है भाई, एक्ट क्या है? अब आपका एक्ट भले ही कितने मरा है ना आदमी, एक्ट क्या है? तो इसमें मेंस रिया कहाँ है? अरे भले ही मेंस रिया नहीं है, अरे मेंस रिया नहीं है तो क्या लाइबिलिटी नहीं होगी क्या? अगर आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता होती तो क्या राजा दशरथ को 304A के कानून में सजा नहीं मिलती क्या? कल्पेबल होमिसाइड में जाता था सर। कहाँ से जाता कल्पेबल होमिसाइड में? क्योंकि पेड़ के पीछे कौन है इसकी संभावना। अरे एक्सीडेंटल है तो वो तो 304A में उनको थोड़ी ना पता था कि वहां पे कोई है कल्पेबल, वो तो उसमें तो पता है कि कोई है। मुर्गी वाला एग्जांपल यहाँ पे नहीं आएगा। अरे बेटा मुर्गी वाला कैसे? हाँ नहीं, आपने बताया था कि कोई बना जी है, वो उड़ा रहे मुर्गी की जगह बंदे को उड़ा दिया। हाँ तो उनको पता नहीं ना बंदा है, तो एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ है ना वो। उनको भी तो नहीं पता था श्याम कुमार। अरे तो बेटा मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दशरथ होते हैं ना, आईपीसी चल रही होती तो 304A में डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंट एक्ट। अभी भारतीय न्याय संहिता में कहा गया 304A? देख के जरा बताओ। अभी थोड़े दिनों में हमको इसको रटने पड़ेंगे। 304A चला गया 106 में। तो 106 में जिस पर बवाल हुआ, और जो 106 का सेकंड क्लोज अभी तक लागू नहीं किया गया, वही हिट एंड रन वाला, तो वही वाली बात हुई। तो समझे आप लोग? तो ध्यान रखना, तो ऐसे काम नहीं करने 271। जो पुराना था और नया था वो दोनों याद थोड़ी करने, नए याद रखने ना। कुछ दिनों तक दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कॉम्पिटिटर्स के लिए ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर ये जो फर्स्ट एग्जाम होगा इसमें कॉम्पिटिटर का दायित्व दुगना है, मेहनत डबल है। उसे आईपीसी भी याद रखनी है, उसे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता भी याद रखनी है। कारण यह कि वो कंपैरेटिवली भी पूछ ले तो आप क्या कर सकते हो? पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ी सी डबल मेहनत का काम रहेगा। चलिए अगला 272 पढ़ दीजिए। 272 malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life. Whoever malignantly does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread। देखिए पिछले सेक्शन में और इस सेक्शन में सिर्फ फर्क किस शब्द का है? परिद्वेषपूर्ण। परिद्वेषपूर्ण मतलब मेलिगेंट एक्ट है, मतलब आपने जानबूझकर किया। एक तो ये कि हमने ऐसे ही नेग्लिजेंटली फेंक दिया, एक अपन ने इंटेंशनली कि इसके घर में कीड़े लग जाए, हाँ, और इसलिए मरा हुआ चूहा उसकी छत पे, मरे हुए जानवर उसकी छत पे डाल दिए। कई बार छतों पे जाना नहीं होता है 15-15 दिन तक, तो आपने डाल दिया और वो स्प्रेड कर गया, बीमारी हो गई। तो 272 मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, केवल छत तक या चूहों तक या इन तक ही मत समझना, थोड़ी सोच को लंबी करना। तो ऐसा कोई
इंटेंशनली आप काम करो जिससे कि लोगों को संकटपूर्ण रोग का सामना करना पड़ जाए। ऐसे रोग जो जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनसे व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती हो, मर सकता हो, हॉस्पिटलाइज हो सकता हो। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इंटेंशन है, आप जानबूझ के कर रहे हो तो सजा भी ज्यादा है। पिछले वाले में आप मजाक मस्ती में कर रहे थे, उपेक्षा पूर्ण गलती से। हाँ गलती से हो गया भाई, ऐसे ही फेंका, मैंने फेंका शायद इसलिए कि ये इधर नाले में चला जाए, लेकिन वो चला गया सामने वाले के घर में छुआ। तो वहां मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने सोचा नाले में फेंक दूं बह जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा जोर से फेंक दिया तो नाले के उस पार जिसका घर है उसमें चला गया तो 271। और मैं जानबूझ के और किसी के घर में ही फेंकूं तो 272। समझ गए? तो ये हो गई 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। 273 पढ़िए। Disobedience to quarantine rule. Whoever knowingly disobeys any rule made by the government for putting any mode of transport into a state of quarantine or for regulating the intercourse of any such transport in a state of quarantine or for regulating the intercourse between places where an infectious disease prevails and other places shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. ठीक है, देखिए बीएनएस में 273 पर है, ये 273 पर। आईपीसी में ये 271 पर था, ठीक है, तो 2 ही सेक्शन की छलांग हुई है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आईपीसी तो बहुत पहले बन गया। रूल ऑफ क्वारंटीन का नियम हिंदी में कहा गया, अंग्रेजी में रूल ऑफ क्वारंटाइन। और भाई अब तो बच्चा जानने लग गया। कोरोना में आप सब क्या हो जाते थे, क्या होते थे? क्वारंटाइन। कोरोना में तो सब समझ गए ना कि क्वारंटाइन क्या होता है। उससे पहले तो कोई समझता ही नहीं था, है? और बड़े विद्या के विद्यार्थियों में बड़ा एक रहता था कि साहब ये क्वारंटीन का नियम क्या है? बड़ी जिज्ञासा से पढ़ाता था पहले भी, मैं कोरोना से पहले भी पढ़ाता था क्वारंटाइन का रूल, लेकिन अब समझाने में थोड़ा ज्यादा आसान हो। क्यों? कि अब तो आपको क्या होता था, क्वारंटाइन हो जाओ, मतलब अपने आप को एक जगह पे बंद कर लो या कहीं बाहर मत निकलो क्योंकि आपसे कहीं रोग फैल सकता है? यही तो हुआ ना कोरोना। कहानी हुई ऐसे कि एक बार कहीं किसी विदेशी देश में कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैली, ऐसा ही कोई रोग फैला। तो समुद्र के रास्ते से जितने भी जहाज उस देश में आने वाले थे, तो उन सब जहाजों पे पर्टिकुलर झंडे लगा के, पर्टिकुलर कलर के, और उन्हें वहीं पे रोक दिया गया कि वो 45 डेज के क्राइटेरिया में उस जगह से आगे हिलेंगे नहीं या किसी पर्टिकुलर देश में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो एंट्री करता है एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, तो वहां का रोग वहां भी फैल जाता, तो संक्रमण बढ़ने की संभावना थी। इस कारण से उस समय क्वारंटीन का रूल बना। तो ये रूल ऑफ क्वारंटाइन है कि भाई क्वारंटाइन हो जाओ, आपसे कहीं रोग फैल ना पाए, मूवमेंट बंद करो। अगर आप कोरोना काल में ये जानते हुए कि यू आर पॉजिटिव, उसके बाद भी लोगों से जाके गले मिलोगे, तो क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? है? तो ये 273 समझ गए हो? 273 को कि डिसओबेंस ऑफ द रूल ऑफ क्वारंटाइन। कोरोना पॉजिटिव होते हुए हाथ मिलाओ और जानबूझ के गले लग रहे हैं कि मैं तो मर ही रहा हूं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबो। ये हिंदुस्तानी आदमी की विशेषता, वो अकेला नहीं मरता,
वो साथ कुनबा लेके मरता। मतलब कोई व्यक्ति किसी ने कर्जा ले लिया किसी से, बहुत परेशान हुआ, कर्जा भी खुद ने लिया। परेशान तो लोग होने चाहिए जिनका पैसा नहीं चुका रहा है, लेकिन वो खुद परेशान होकर सुसाइड करता है और सुसाइड नोट में उन सबके नाम लिख देता है जिन्होंने मदद करी, कर्जा दिया है। तो यहाँ तो यही कहावत है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्होंने गलती है कि खुद का पैसा मांग रहे हैं। हाँ, ये बड़ा दुख है। क्या गजब गलती है। दुनिया में मैंने महसूस किया, लेकिन फिर भी कितना ही महसूस कर लूँ, मुझे कितनी बहुत अच्छी समझ है इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी गलती कर ही देता हूँ। फिर भी मैं पैसा लोगों को दे ही देता हूँ, जबकि मुझे पता है कि जिस मित्र को मैं पैसा दूंगा उससे अंततोगत्वा मित्रता भी समाप्त हो जाएगी और वो पैसा भी नहीं आएगा। पैसा देना ही नहीं चाहिए, मित्रता का संबंध सुदृढ़ रहता है, ठीक रहता है। लेकिन फिर भी क्या हमारी आदत है कि मित्रता है, क्या करें, मित्र परेशान है तो दे दिया है। तो किसी मित्र ने 10 दिन में लौटा रहा हूँ, 15 दिन में लौटा रहा हूँ। अब अपनी सबसे बुरी आदत ये कि मांगा नहीं जाता, अब नहीं देते तो क्या करें। लेकिन जहाँ तक अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इन चीज़ों से बचना चाहिए। मित्र को उतना ही पैसा उधार देना चाहिए जितना देकर के भूल सकते। अब 2-3 बार नहीं देगा तो भूलना ही पड़ेगा, क्या करोगे? या तो झगड़ा कर लोगे तो मित्रता समाप्त हो जाएगी। तो आपको ऐसी जगह पे दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चुनना पड़ेगा कि ये 25-50 हजार रुपये मेरे लिए महत्वपूर्ण है या ये मित्र मेरे लिए महत्वपूर्ण। जब आप अंतर कर लोगे तब आप सफल हो जाओ। तो मैं कई बार उन्हीं लोगों को दे देता हूँ जिनको मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, पैसे नहीं। तो ये मैंने किया, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सेहत पे फर्क भी नहीं पड़ता कि हाँ हमने अपने मित्र के लिए किया है। लेकिन बस उतना ही करना चाहिए जितना देकर भूल जाए, सेहत पे फर्क ना पड़े। वरना उधार पैसा देना बंद कर दो। ठीक, ये सच बात है, ये प्रैक्टिकल जीवन का है। एक नहीं, मैं 10 बार ये प्रैक्टिकल देख चुका हूं। लेकिन फिर भी मित्र है, 11वीं बार भी कहता है परेशान हो गया तो कोई, क्योंकि हमने क्या चुना है, मित्र। हमने ये चुना है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो कागज के टुकड़े नहीं। रात 12 बजे भी किसी संकट में फोन करूंगा तो ये खड़ा हो, बस ये चुनना है। तब पैसा डूब जाएगा या मित्रता में कोई ले लेगा मित्र तो दुख नहीं होगा, बाकी तो दुख होगा। तो ध्यान रखो, चयन करके देना चाहिए। सर मेरे हिसाब से पैसा उसी को देना चाहिए जिसकी क्रेडिट बहुत स्ट्रांग हो। तो वो पैसा लेगा ही क्यों? नहीं, हमसे लेगा, हमसे भी ले सकता है, किसी और से भी ले सकता है, ऐसा होना चाहिए। भाई जिसकी क्रेडिट बहुत हो, साख बहुत हो, तो मेरा मानना है कि समाज में उसे पैसा लेना नहीं पड़ता। मजबूरी अलग होती है बात। और उन लोगों को 50 लोग पैसा दे देंगे और वो आप तक आएगा ही नहीं, वो बैंक में ही निपटा देगा अपने सारे काम। बैंक में सर ब्याज देना पड़ता है ना, दोस्ती में तो ब्याज नहीं है, फाइल चार्ज नहीं है, टाइम भी नहीं। अब 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, कौन सा बैंक से लेना है? वो चीज, ये 10 दिन बड़े भारी पड़ते हैं पराग बाबू कभी कभी। ये नहीं पर देना है तो आपको उसी वजह से जिसकी क्रेडिट स्ट्रांग है, आप उसके पैसे वापस नहीं आएंगे, किसी और से लेकर के दे देगा एक बार, उस सेंस में। मेरा मानना है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, सर वो दोस्त चाहे कितनी क्रेडिट हो। पैसे मांगेंगे। चलिए आगे बढ़ो। तो क्वारंटाइन का रूल समझ गए। तो क्वारंटाइन के नियम की जो कोई अवज्ञा करेगा तो 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों। तो 6 मंथ की सजा हो सकती है या फाइन या दोनों हो सकते। 274 पे आ जाओ। विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण।
adulteration of food or drink intended for sale. Whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. ये 5,000 नया जुड़ा है, ठीक है, बाकी तो सेक्शन पहले जैसा ही है। अपराध क्या बना है इस सेक्शन में? खाने पीने की चीजों में मिलावट करना, और मिलावट ऐसी है जिससे कि लोगों के जान माल को खतरा हो जाए, लोगों की जान खतरा हो जाए। अब पता नहीं लोग घी में क्या क्या मिला के बेच रहे हैं, चर्बी, आलू का और भी कुछ। लेकिन ध्यान रहे, अडल्ट्रियस फूड को हम वो कहेंगे जिसमें, यहाँ न्यूसेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि कोई इनकन्वीनियंस हो जाए, कोई असुविधा, कोई नुकसान, क्षति या जीवन को खतरे में पड़ने वाला। न्यूसेंस का चैप्टर थोड़ी, न्यूसेंस का ये क्या है? ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। हाँ ये, अरे ये न्यूसेंस ही है बेटा। कोई व्यक्ति मिलावटी चीजें बेच रहा है, खाने पीने में मिलावट कर रहा है, तो मिलावट करेगा तो लोगों की जान माल पे खराब। क्या नहीं कहते कि पुराने ये, और ये तो आज भी 80 साल का लठ है, तो 80 साल का लठ है मतलब लोग कहते पुराना घी पिया इसने, आज का घी तो खत्म है। मतलब पुराना खान पान बड़ा शुद्ध हुआ करता था, आज का खान पान पैसे भले ही हम ज्यादा दे रहे हैं लेकिन एडल्ट्रियस है, क्योंकि मानव की चाह इतनी खराब हो गई है पैसे कमाने की कि वो कुछ भी किए जा रहा है, वो लोगों की जान के साथ खेल रहा है, क्योंकि पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म मनी चाहिए। तो हर चीज में मिलावट है, खाने पीने की। अरे मावे में, मिठाई में, दूध में, मावे में प्लास्टिक का मावा, सिंथेटिक मावा बिक रहा है। बच्चों को कुरकुरे दिलाना बंद किया, उस कुरकुरे को कभी माचिस से जला हुआ, ये कुरकुरा जो बाजार में खा रहे हो ना, इसको कभी घर ले जाकर माचिस से जलाना, पता पड़ेगा कि क्या खा रहे हैं। वो पूरी, वो धुआं निकलेगा, प्लास्टिक जलेगा, जैसा स्मेल आएगा। लेकिन बच्चे मानते नहीं, कुरकुरे खाऊंगा। फिर समझाना पड़ता है, बेटा नहीं, जला के दिखाना पड़ता है, देख ये क्या। हालांकि वो अपने बचाव के लिए कह रहे होंगे कि ऐसा कोई कंटेंट है, ये है, फलाना है, टिका है, लेकिन ऐसे लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं। मानव जीवन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो रहा है। अरे दूध वाला दूध में आधा लोटा पानी मिला दे, दैट इज चलता है। कोई बहुत ज्यादा पर बुरा नहीं जाओगे, बीमार भी हो जाओ, कोई नहीं, पानी है, पानी भी पीने की चीज है। तो उस पर तो थोड़ा चलो लिबरल है, यहाँ दूध वाले तो मिलाते ही हैं, लेकिन अगर पानी की जगह कोई खतरनाक चीज मिलाई जाए, कोई एसिड डाला जाए या और किसी चीज को, आजकल तो आप देखो, आपने मतलब आप अमरूद की साइज देखो, बहुत बड़ा है? कहां से आ रहा है? पता नहीं कोई सी खेती कर रहे हैं, क्या तो डाल रहे होंगे, फटाफट बढ़ रहा है, और उस अमरूद में अमरूद जैसा टेस्ट भी नहीं है, टेस्ट लेस हो गया है वो अमरूद। कभी खा के देखो बड़ा अमरूद, और छोटा कहीं पेड़ पे लगाओ ना, नेचुरल प्रोसेस वाला, वो खा के देखो, जो भी बड़ा है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, सब एकदम ऐसा अजीब सा होता है, वो मतलब वो अमरूद का टेस्ट ही नहीं है, जैसे वेफर्स होते हैं, मतलब बिल्कुल ही ऐसे फीका। उसके लिए नमक मिर्ची एसेंशियल है। बाकी तो आप कहीं, हम पहले कहीं से तोड़ के अमरूद खा लेते बहुत फीका होता है। और वो बड़ा अच्छा भी लगता था।
ये चीजें हैं। खट्टा मीठा लगता है, क्या करता हूँ? खट्टा मीठा कड़वा मीठा लगता है, ये तीखा। तो ये है 274। कितनी सजा मिलेगी? 6 महीने की या 5 साल? 6 महीने तक की सजा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। सजा ईदर डिस्क्रिप्शन की है, imprisonment up to 6 months or fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ये 274 हो गया है। ये सजा है मिलाने वाले की, और मिला के फिर बाजार में बेचने वाले की 275 में। और बेचने वाला भी जानता है कि मिलावटी माल बेच रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है थोड़ा, और वो ये जानते हुए बेचता है, तो 275 में लायबिलिटी कितनी? 6 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। समझ गए बात को? औषधियों का अपमिश्रण, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो के साथ दवाई, ड्रग्स और भी कोई ऐसी औषधियां। अभी उदयपुर में बहुत बड़ा वो चला था कुछ 2 साल से तो ज़्यादा हो गए। वो दवाइयों में अडल्ट्रेट करने वाला है पूरा एक वो गिरोह पकड़ाया था, कोरोना में भी हुआ था ना, और जेल गए वो लोग। ठीक, मिलावट कर रहे थे, जमानत नहीं हुई बहुत दिनों तक, क्योंकि ये लोगों की जानमाल के साथ सीधा सीधा अटैक है। दवाइयाँ जो कि इंसान को ठीक करने के लिए बनाई जा रही है, उसमें भी मिलावट है। आप सोचो किस हद तक पहुंच गया है इंसान। मतलब पैसे के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। दवाई में भी दिक्कत है। तो कितनी सजा है? 1 साल। 1 साल का है। May extend to 1 year. 1 साल ये तो है सर। 276 हाँ, 1 साल का है। 1 साल। आप लोग देख के बताओ, मेरे इस वर्जन में तो 6 ही महीने लिखा है। 1 year है सर। 1 ईयर। इस वाले में 276 में देखो, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, 6 माह तक की हो सकेगी जुर्माना 5,000। इसीलिए वो कहा था कि ये दूसरा वाला। उसमें क्या है बेटा? 276 कंफर्म कर। 1 ईयर। बोल्ड में 1 ईयर लिखा हुआ ना सर? नहीं, यहाँ तो हाँ, वो इंग्लिश में 1 ईयर है इधर भी, ठीक अच्छा, है। हिंदी में गलत है। हिंदी में गलत है इसमें, ठीक है, तो ठीक कर लो। हिंदी में बेरेक्ट में 6 माह लिखा हुआ है, तो प्लीज करेक्ट, तो ठीक कर लीजिए। तो 1 वर्ष तक की सजा है, क्योंकि दवाइयां हैं उनमें मिलावट हो रही है। आगे बढ़ो। 277। अच्छा, एक मिलावट करने वाले के लिए, दूसरा बाजार में बेचने वाले के लिए। इसमें 6 महीने की। बेचने वाले के लिए कितनी सजा है? 6 ही महीने की। अंग्रेजी में भी 6 महीने, हिंदी में भी 6 ही है, और फाइन 5,000 रुपये तक। उनका 5,000 लगा है सब में। हाँ देखिए, आवश्यक भी था, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी, कॉम्पिटिटर्स के लिए, अगर हम थोड़े बहुत बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, तो 5,000 का जो आंकड़ा है वो ज़्यादातर में फाइन एक्सटेंड करके 5,000 किया गया है।
तो वही तरीका है मैं जो मैंने पहले भी कहता था कि अब हम क्या करेंगे, पूरे बीएनएस के जितने भी प्रोविज़न है जिसमें जुर्माना बढ़ाया गया है वो नोट करेंगे, उनमें 5,000 के अलावा वाले सब नोट कर लेंगे। तो बाकी में 5,000 हो जाएगा। जितने अल्टर हुए उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो था वही है। तो जो बाकी तो जो याद जैसे किया था पुराना वही रहने वाला है। ये 5,000 वाले सारे नए न्यूली इंसर्टेड है। हाँ, क्योंकि ऐसे कभी था ही नहीं 5,000 किसी सेक्शन में, सारे न्यूली ही इंसर्टेड हैं। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे कि हम लोग आसानी से काम कर पाएंगे। वजन कम से कम ढूंढना है, याद करना है चीज़ों को, तो थोड़ा स्मार्टनेस से भी पढ़ा जाए तो इस तरीके से ये काम आपका आसान हो जाएगा। औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय, सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। Whoever knowingly sells or offers or exposes for sale or issues from a dispensary for medicinal purposes any drug or medicinal purposes as a different drug or medical preparation shall be punished with imprisonment of either restriction for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. ये क्या है, किस चीज को इसमें अपराध बनाया गया कि भिन्न प्रकार की औषधि के रूप में आप दर्शित करना कि ये कोई दूसरे प्रकार की जो चीजें हमको रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो करके उसमें गलत उटपटांग चीजें डालकर जो औषधियाँ बेची जाती है उनके लिए यहाँ पे उसे प्रिटेंड किया जाता है कि वो अलग भांति की पर होनी तो वो भी दवाई चाहिए ऐसा। दवाई है लेकिन स्वरूप बदलकर, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हार्मफुल होगी। सर वो चीजें जो दवाई नहीं है, पानी है, उनको दवाई बोल के बेचते हैं, वो किसमें आएगा? यहाँ तो औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे लाइबल बनाएंगे? वो तो सीधा ही छल हो गया। नहीं तो बाबा देते हैं पानी वानी, तो वो तो चीटिंग ही कर रहे हैं सबके साथ अलग उसमें और एक तरीके से चीटिंग के फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट डिसेप्शन। और जो रेमडेसिविर में पानी डाल के बेचा था तो 420 तो की है, अच्छा उसमें जाएगा फ्रॉड चीटिंग। और क्या किया है? रेमडेसिविर में कह रहे हो कि सब पानी डाल के बेच दिया और पैसा ले लिया, उस समय 30,000 40,000 50,000 भी ले लिया। ठीक भी हो गए लोग। लोग तो सिर्फ, अरे लोग कैसे ठीक होते हैं? पत्थर पे राम लिख दिया, पत्थर तैर गया तभी ठीक हो गए। भाई मंदोदरी ने पूछ लिया कि वो वहाँ तो राम जी तो बड़े प्रभावशाली हैं, उन्होंने पत्थरों पर नाम लिखा, उनके सेवकों ने पत्थरों पर राम लिखा, पत्थर तैर गए, तो वो तो युद्ध जीतने ही वाले हैं आपसे, आप तो ऐसे क्या कलाकारी कर सकते हो? आपको आता है क्या पत्थर तिराना है? भले आप राक्षस हो, आप भेष बदल सकते हो, सीता को छल के ले आए, वो सब ठीक है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? ऐसा कुछ करके बताओ तो बताओ। तो रावण ने बुला ली अपनी सभा और रावण ने कह दिया सबको कि भाई कल अपन भी पत्थर तिरा देंगे। हाँ? अब जनता तो निराश हो गई कि उनका राजा तो बड़ा ताकतवर है, पत्थर तिरा दे, उसके नाम के पत्थर तैर गए, तुमने क्या करो? तो उसने भी पत्थरों पर रावण लिखा और पत्थर तिरा दिए, पत्थर तैर गए। मंदोदरी ने आशयन कक्ष में रात को जब बेडरूम में है, रावण तो पूछा भाई तुमको सब कुछ आता है, तुम रूप बदल सकते हो, साधु बन के तुम सीता को उठा लिया है बेवकूफ बना के, हैं इतने तो छलिया तुम हो, लेकिन ये पत्थर तिराने की कला तुम्हें नहीं आती, तुमने कहाँ से सीखी? अच्छा उसको पता था नहीं आती। हाँ, तो उसने, वो पत्नी थी ना, उसे सब पता था। उसने कहा ये कहाँ से सीखी, किससे है, कहानी है? तो रावण ने ये उत्तर दिया कि मैंने पत्थरों को तिराने से पहले कहा था तुझे राम की कसम है जो डूबा। तो ये इस तरीके से ठीक होता है आदमी, पानी पिलाने से ठीक होता है। हमारे देश में लोग मोर पंख का वो झाड़ा डाल दो, उससे भी आदमी ओके हो जाता है।
कि जा ठीक कर देंगे, डन। कई बार नहीं कहते जा, वो मोर पंख वाले नहीं होते भोपे लोग, ओ ठीक कर देंगे, हो गया, आदमी वहां से ठीक हो जाता। हम आस्था से ठीक होने वाले लोग हैं, हम विश्वास से ठीक होने वाले लोग हैं, तो पानी दवाई समझ के पी जाए तो भी लोग ठीक हो गए, क्योंकि सब अच्छा करेंगे, डॉक्टर पे विश्वास, इंजेक्शन पे विश्वास, आस्था। कई लोग कहते हैं मेरे तो उसी डॉक्टर के पास जाना है, कहते हैं कि नहीं कहते, ये फिक्स है, परमानेंट डॉक्टर है। कई क्लाइंट भी हमारे फिक्स है कि साहब हमारा काम तो वकील साहब से ही कराना, बोलिए हम ऐसे कहते 10 दिन टाइम नहीं है तो 11वें दिन आएगा। क्यों? इतनी विश्वास उसे हो चुका है कि यहाँ मेरा अहित नहीं होगा, गलत नहीं होगा, तो फिर तो कुछ भी दो, लेकिन गलत है, चीटिंग है पूरी। आपने पानी बेच दिया, पैसा ले लिया 30,000 रुपया, ये क्या किया? फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट डिसेप्शन ही है, बेईमानी से कपटपूर्वक प्रवंचना है, जिससे कि कोई व्यक्ति उसको बहुत बड़ी दवाई समझ के पैसा दे दे आपको, तो 420 में भी जाएगा। ठीक है, जो पुराना 420 था, अभी पुराना 420 क्या हो गया देखिए बताओ, 318 में चला गया। देख लो, चेक कर लो, बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, 318 आदमी है ये, 316 18 देखो क्या है, शायद मैंने देखा था 16 के करीब, देखो या 16 के क्लोज में है या 18 के क्लोज में, देखो चेक कर लो। ये नए नए आ गए इसलिए थोड़ी समस्या है। 318 में क्या लिख रहा है, लिख क्या रहा है? Whoever by deceiving any person or fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to ठीक है, 318, तो 318 में डिसीव करके प्रॉपर्टी डिलीवर कराई जा रही है। तो आपको डिसीव कर दिया कि भाई ये इंजेक्शन है, ले जाओ, और क्या लिया जा रहा है? पैसा। तो पहले तो हम कहते थे कि यार देखिए आईपीसी की धारा 420 बड़ी फेमस थी, लोगों को नाम से जानते थे, अरे 420 है ये तो, क्या कहते थे, अरे इस आदमी से दूर है ना, कि क्यों, वो 20 है, होता था कि नहीं? अब थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, इससे दूर है ना, 318 है। हालांकि ये कहते कहते 10 साल लग जाएंगे, 5 साल, ठीक है, 5-10 साल बाद लगेगा, लेकिन हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें तो यही कहना पड़ेगा, इससे दूर है ना, 318 है। ठीक है, देखो मैंने आपको 1 मिनट में चीटिंग याद करा दिया, 1 सेकेंड में, ठीक है, क्यों? बस 420 की जगह 318 कहना है, इससे दूर है ना, ये 318 है भाई, मतलब फ्रॉड है, चीटर है, बेवकूफ बना के नटवरलाल है। भाई नटवरलाल था कि नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं बेटा, अमिताभ बच्चन नहीं, एक वास्तव में नटवरलाल भी हुआ करता था। ठीक है, अगर उसे पकड़ा नहीं जाता तो अब तक वो भारत बेच चुका होता। ठीक है, हाँ, वो देश बेच देता, कई बड़े बड़े स्मारकों के सौदे कर चुका था वो, लाल किले जैसी चीजें बेचने की तैयारी में था, अपना बता के। यही चीटर होते, पता नहीं पहाड़ बेच दे, कुछ भी बेच दे, अपना ही है, दिखा के ले जाए, है एक सुनसान जंगल में कोई ले जाए, आपको जब दिखाना हो तब ले जाए, 2 आदमी पहले से खड़े रखे कि मेरा बोर्ड लगा देना वहां पे, आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ, जो ही मैं जाऊँ वापस बोर्ड हटा देना है? तो किसी की जमीन पे बोर्ड लगा दो और दिखा दो अपना ही है, ये रेट तय कर लो, पैसा ले लो, ये हो गया ना नटवरला। तो अब ये आदमी जो होगा, जो ऐसा करेगा, वो कहलाएगा 318। तो 318 में रिसीव करके प्रॉपर्टी डिलीवर कराने का अपराध बना दिया नई भारतीय न्याय संहिता। तो ये भी, ये ऐसे इंजेक्शन बेचना, ये फर्जी चीज़ें बेच के वो उधर भी जाएगा, और चूंकि मानव जीवन के लिए संकटापन्न है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये तक का, 6 मास तक का। फिर है 279, जो पहले 277 हुआ करता था। ये भी मैंने आपको मजाक मस्ती में पढ़ा दिया, देख लो आप कि नहीं पढ़ाया।
मैंने झीलों में कपड़े धुलवाए धोबी से और साबुन लगवाया है। देख लो BNS के 279 में वही कपड़े धुले हैं, वही साबुन लगा है और उससे जल प्रदूषित हुआ है। और जो जल प्रदूषित हुआ है उसकी कितनी सजा है? 6 months. 6 माह तक का कारावास या जुर्माना, जो भी 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। पहले 5,000 नहीं था, ये अंतर है। पहले फाइन होता था और पहले इसमें फाइन भी कम ही था, अब 5,000 रुपये तक का फाइन। फिर 280 भी मैंने बात बात में पढ़ा दिया है आपको कि नहीं पढ़ाया? देखो, हाँ, चिमनी वाला। हाँ, वायु प्रदूषण वाला पढ़ा दिया। वो कार का एग्जाम्पल याद कर लो, या फिर रिहायशी एरिया में कोई चिमनी विमनी, कोई धुआं और कोई एयर पोल्यूशन। 281 भी पढ़ा दिया, आप देख लो, जो पहले 279 था। शुरू में जो 15-17 मिनट बोला ना उदाहरण दे दे के, वो सब आने वाले सेक्शन थे। कोई मजाक मस्ती नहीं करी, लेकिन मजाक मस्ती में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देख लो आप, मैं कुछ गलत कहा हो तो। 281 में क्या है? वो फतसागर पे है कि नहीं? उतावलेपन से तेज वाहन चलाना, चाहे किसी को क्षति हो या नहीं हो, लेकिन आपकी लायबिलिटी है। अगर तूफान की तरह गाड़ी चलाओगे, यू विल बी हेल्ड लायबल देयरफॉर। समझ गए वो बात को? तो ये 281 हो गया। सजा कितनी है? 6 महीने तक की सजा है या 1,000 रुपये तक का फाइन है, या दोनों? तो ये भी नोट करते चलो, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में 281 तक ही रखते हैं, बाकी का काम कल की क्लास में करेंगे। चलिए, इसे कितने दिन दौड़ है? अब तो कितने ही सेक्शन बचे हैं इसमें? थोड़ा सा 80 किलोमीटर। 80? कितना 80? मतलब मान के चलो कि ये वीक और इससे अगला वीक अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हो जाएगा। 20 तारीख का। चलिए, थैंक यू।